हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी 11वीं क्लास की बिजनेस स्टडी की, हिंदी मीडियम में है जो कि, और सीबीएसई का सिलेबस में इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसी सीरीज़ में मैं आपकी अगले चैप्टर की अगली एक्सरसाइज के साथ, यानी कि 10.2 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 10.1 तक के, अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप जब उनको देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को पढ़ेंगे। 10.2 ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है। नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयात व्यापार की कार्यविधि और प्रलेख क्या क्या इनमें यूज होता है। ठीक है। आयात व्यापार क्या होता है, क्या कार्यविधि है इसकी, और इसमें क्या दस्तावेज यूज किए जाते हैं। ठीक है। आयात व्यापार क्या होता है, इसका अभिप्राय किसी दूसरे देश से वस्तुएं अथवा सेवाएं क्रय करना और उन्हें अपने स्वयं के देश में लाना है। आयात का मतलब कि किसी देश से दूसरे देश से खरीद कर अपने देश में सामान लाना आयात व्यापार कहलाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय आयात व्यापार है। ठीक। तो ये आयात का मतलब होता है कि क्रय करके माल अपने पास लाना। ठीक है। क्या है इसकी कार्यविधि। सबसे पहले व्यापारिक पूछताछ। माल आयात करने की बात आती है तो व्यापारिक पूछताछ का दौर शुरू हो जाता है। अगर आप किसी भी माल का आयात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानना पसंद करेंगे कि क्या है वो। ठीक है। जैसे कि इसमें माल किस देश से आएगा, आपको सबसे पहले दिमाग में ये बात आएगी कि जो मेरे को माल चाहिए वो माल किस देश से मेरे को मिल सकता है, किस देश में सस्ता मिल जाएगा। ठीक है। क्या उसकी कीमत होगी, सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा, क्या क्वालिटी होगी उसकी, भुगतान की शर्तें क्या होंगी। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ की जाती है। और ये पूछताछ किससे करोगे, जो पहले से व्यापारिक है, एक्सपीरियंस हैं, या वैसी संस्था से जो इनका काम करती हैं, एजेंसी से, उनसे पूछताछ करोगे, जानकारी लोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे, लाइसेंस प्राप्त करोगे। अगला क्या है, लाइसेंस प्राप्त करना। सरकार द्वारा आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इसलिए आयात हेतु लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है। बहुत सरकारें ऐसी हैं, बहुत सारी नहीं, सारी ही लगभग सरकारें ये है करती हैं कि वो आयातों पर क्या करती हैं, प्रतिबंध लगा देती हैं। जिससे क्या होता है कि अब अगर आप आयात करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए एक फ़ी देनी पड़ेगी, आपको दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वो लाइसेंस देते हैं और फिर उसके बाद आप आयात कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला व्यापारिक पूछताछ, दूसरा लाइसेंस प्राप्त करना। ठीक। अब तीसरा क्या है, तीसरा है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। लाइसेंस प्राप्त कर लेने के बाद आयातकर्ता को विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि विदेश में विदेशी मुद्रा में ही भुगतान करना होता है। मान लो आप अमेरिका से अपना माल आयात कर रहे हो। ठीक है। तो अब आप अमेरिका को जब पेमेंट करोगे तो रुपया में नहीं करोगे। ठीक है। आप इंडियन हो तो आपके पास तो रुपया है, लेकिन आप आयात कर रहे हो अमेरिका से, तो अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, तो आपको पेमेंट भी डॉलर में ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डॉलर में रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे ताकि आप उनका पेमेंट कर सको। ठीक है। अगला है इंडेंट अथवा आदेश देना। वस्तुओं के आदेश देने को विदेशी व्यापार की भाषा में इंडेंट कहते हैं। इंडेंट का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक। इसमें वस्तु का नाम, किस्म, मात्रा, मूल्य, पैकिंग, सुपुर्दगी का समय, बीमा संबंधी निर्देश आदि के बारे में लिखा जाता है। ठीक है। ये जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर देते टाइम ही इसमें क्या क्या चीज़ें लिख दी जाती हैं, वस्तु की नाम क्या है, क्या क्वालिटी है, कितनी मात्रा है, मूल्य, पैकिंग, डिलीवरी टाइम। ठीक है। बीमा संबंधी जितने भी निर्देश हैं, ये सारी चीज़ें इनमें लिख दी जाती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, पहला खुला इंडेंट और दूसरा बंद इंडेंट। खुला इंडेंट क्या होता है, इसमें बहुत कम बातें जैसे कि माल की मात्रा और किस्म आदि को लिखा जाता है। ठीक है। और दूसरा है बंद इंडेंट, इसमें क्या होता है, माल से संबंधित सभी बातों का उल्लेख किया जाता है। जो बंद इंडेंट होता है इसमें माल से संबंधित सभी बातों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन जो खुला इंडेंट होता है इसमें केवल माल की मात्रा और क्वालिटी के बारे में ही बात किया जाता है। मतलब ओके, आगे बढ़ते हैं।
साख पत्र भेजना। साख पत्र भेजने का मतलब क्या है? सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी परिचित व्यक्ति नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के ऊपर संदेह को दूर करने के लिए, निर्यातकर्ता की संतुष्टि के लिए आयातकर्ता उसके पास साख पत्र भेजता है। साख पत्र बैंक द्वारा जारी किया जाता है। साख पत्र क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है और ये बैंक के द्वारा दिया जाता है। एक बार आपने साख पत्र जारी कर दिया, भेज दिया, तो फिर उससे जिसको भी आप भेज रहे हो उसको यह विश्वास हो जाता है कि हाँ अब आपकी तरफ से पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि यह कौन कर बोलता है ऐसी चीज? ये बैंक बताता है कि अगर ये पेमेंट आपको नहीं करता है तो फिर वो बैंक आपको पेमेंट करेगा। इस वजह से ये जो साख पत्र होता है ये बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये बैंक अब गारंटी ले चुका है कि जो आयात करता है वो निर्यातकर्ता को पेमेंट करेगा ही करेगा, इसकी 100% गारंटी होती है। तो ये साख पत्र जारी कर देने के बाद जो वो होता है सप्लायर, जो सप्लाई करता है आपको, तो वो निश्चित हो जाता है कि हाँ चलो अब मेरा पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो साख पत्र भेजने का मतलब यही है कि पेमेंट में कोई भी समस्या ना आए, कोई धोखेबाजी ना हो जाए कि जैसे किसी ने ऑर्डर दे दिया और उसने उसका माल तैयार कर दिया, अब इसने मना कर दिया, पेमेंट तो अभी की नहीं थी, पेमेंट देना ही नहीं, तो मना कर दिया, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले साख पत्र जारी किया जाता है और उसके बाद ही कुछ भी प्रोडक्शन होता है, जो कि आगे चलकर हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पॉइंट था? साख पत्र भेजना। ठीक, साख पत्र मिलते के साथ ही जो सप्लायर होता है वो निश्चिंत हो जाता है कि अब उसका पेमेंट मिल जाएगा, और उसके बाद उसके जो आयातकर्ता के निर्देशानुसार प्रोडक्शन करता है। ठीक है, निर्यातकर्ता द्वारा माल की व्यवस्था करना एवं भेजना। आयातकर्ता कौन होता है? आयातकर्ता वो होता है जो माल खरीद रहा है, और निर्यातकर्ता वो होता है जो माल बेच रहा है। ठीक है, आयातकर्ता द्वारा भेजा गया साख पत्र प्राप्त करते ही निर्यातकर्ता इंडेंट में उल्लेखनीय माल की व्यवस्था करता है। ठीक, निर्यातकर्ता को जैसे साख पत्र प्राप्त होता है अब वो निश्चिंत हो गया कि मेरा पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत फिर वो क्या करता है कि जो आयातकर्ता द्वारा इंडेंट भेजा गया था, ऑर्डर दिया गया था, उसके अनुसार उसके माल की क्या करता है? व्यवस्था करता है, प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, इंडेंट में लिखी गई अन्य बातें जैसे मात्रा, पैकिंग आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो विशेष ध्यान इन चीज़ों का रखता है। जब माल हर तरह से तैयार हो जाता है तो निर्यातकर्ता आगे की कार्यवाही के लिए रवानगी के लिए एजेंट की नियुक्ति करता है। जब माल तैयार हो जाता है पूरा, तो फिर उसको आयातकर्ता तक पहुंचाने के लिए एक एजेंट नियुक्त करता है। कौन करता है? निर्यातकर्ता करता है। ठीक, फिर माल को जहाजी बिल व समुद्री बीमा के साथ निर्यातकर्ता के पास भेजा जाता है। ठीक है, फिर वो एजेंट क्या करता है? जिस जहाज से जाना है, जिस समुद्र से जाना है, उसका समुद्र का बीमा कराना है ताकि समुद्र में कोई नुकसान हो तो फिर उसका भरपाई हो सके। ठीक, तो जहाज का बिल और समुद्री बीमा के साथ क्या कर दिया जाता है? वो निर्यातकर्ता के पास भेज दिया जाता है। निर्यातकर्ता नहीं, आयातकर्ता आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, आयातकर्ता के पास भेजा जाता है। ओके, अगला क्या है? निकासी एजेंट की नियुक्ति। यहाँ पर आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पर निर्यातक ने एजेंट को नियुक्त किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है? आयातक एजेंट को नियुक्त कर रहा है। ठीक है, सभी अधिकार प्राप्त कर देने के बाद आयातकर्ता माल की सुपुर्दगी लेने का प्रबंध करता है। सब कुछ हो जाने के बाद अब डिलीवरी होने वाली है, तो जो जिसने ऑर्डर दिया था वो अपना डिलीवरी तो लेगा ही, उसके लिए वो क्या करता है? चाहे तो माल की सुपुर्दगी बंदरगाह से लेने की कार्रवाई स्वयं कर सकता है। जो आयात करता है वो जाकर स्वयं भी बंदरगाह से अपना माल ले सकता है, लेकिन निकासी एजेंट की नियुक्ति करना उचित रहता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है? निकासी एजेंट को नियुक्त करता है। यह एजेंट इस काम के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, तो जो अब क्रेता है मतलब आयात करता है, वो क्या करता है? निकासी एजेंट को नियुक्त करता है, और वो एजेंट जाके फिर उसकी डिलीवरी को लेता है और वो फिर आयातकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक है, माल की निकासी होती है। इसके बाद इस चरण पर निकासी एजेंट निम्न औपचारिकताओं को पूरा करता है। किन किन औपचारिकताओं को पूरा करता है? सीमा शुल्क का भुगतान करता है, जो भी सीमा शुल्क थे, टैक्स, उनका भुगतान करता है। बंदरगाह के शुल्क का भुगतान करता है। सुपुर्दगी के लिए बेचान करता है और माल की सुपुर्दगी ले लेता है। ठीक, इन सारी चीज़ों का
भुगतान करने के बाद वो क्या करता है, माल की डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक, अब अगला है रेलवे अथवा ट्रांसपोर्ट से माल की सुपुर्दगी लेना। ये तो हमने समुद्री से लिया, जहाज से लिया, समुद्रिक मार्ग से, हो सकता है रेलवे के मार्ग से भी आए। ठीक है, निकासी एजेंट से सूचना प्राप्त होते ही रेलवे अथवा ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल की सुपुर्दगी लेने की व्यवस्था आयातकर्ता द्वारा की जाती है। अब जहां समुद्रिक मार्ग से जिस बंदरगाह पर वो माल उतरा, अब वहां से क्या, वहां से भी तो आयातकर्ता तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, या तो रेलवे मार्ग से आएगा या तो ट्रक वगैरह से आएगा। ठीक है, इसकी व्यवस्था कौन करता है, इसकी व्यवस्था आयातकर्ता करता है। ठीक है, अपने शहर की सुपुर्दगी वह स्वयं या उसका कोई प्रतिनिधि अथवा कोई निकासी एजेंट ले सकता है। मतलब कि उसने बंदरगाह से डिलीवरी लेने के लिए निकासी एजेंट का किया था। ठीक है, अब वो चाहे तो वही निकासी एजेंट ही वो पूरा माल आयातकर्ता के घर तक या दुकान तक पहुंचाएगा। ठीक है, उसके लिए या तो वो रेलवे का यूज करेगा या तो ट्रक वगैरह का यूज करेगा। इसकी व्यवस्था आयातकर्ता करता है। ठीक, चुंगी कर का भुगतान करना। अब ये चुंगी कर क्या होता है जानते हैं। माल के शहर में पहुंचने पर स्थानीय सत्ता द्वारा माल पर क्रय लगाया जाता है। स्टेट टैक्स, जिस स्थान पे जिस जिस शहर में वो माल जाना है वहाँ की सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो उसी को हम चुंगी कर कहते हैं। ठीक है, शहर में लगने वाले टैक्सों को क्या कहते हैं, चुंगी कर कहते हैं, जिसे चुंगी कर कहते हैं। ठीक, चुंगी कर की कुछ वस्तुओं पर छूट भी होती है। जरूरी नहीं है चुंगी कर हर प्रोडक्ट पे ही लगे, कुछ कुछ चीज़ों पे इसको चुंगी कर नहीं होता। चुंगी कर का भुगतान करके आयातकर्ता माल को अपने गोदाम या दुकान पर ले जा सकता है। ठीक है, तो जो आयातकर्ता होता है वो चुंगी कर का भुगतान करता है और उसके बाद फिर अपनी दुकान पर या उसे जहाँ भी अभी वेयर हाउस में रखना है कहीं भी, तो वो ले जाकर अपने रख लेता है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कार्य विधि। क्या देखी हमने, ये हमने देखी कार्य विधि। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें प्रलेख यूज होते हैं। तो ये सारे प्रलेख हैं इसके अंदर जो आते हैं। आयात व्यापार में प्रयोग होने वाले मुख्य प्रलेख, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। सबसे पहला आयात लाइसेंस। ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, ये लेना बहुत जरूरी है, बिना इसके आप कहीं से भी आयात नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट। यह क्यों जारी किया जाता है, ताकि जो निर्यात है, जो सप्लायर है, जो आपको माल सप्लाई करेगा, वो निश्चिंत हो जाए अपने पेमेंट संबंधी कि उसके पेमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जहाज बीटी, जहाज बीटी नहीं है बिल्टी होता है, जहाजी बिल्टी। मतलब कि जो जहाज से लाने का वो होता है ना, जो भी जहाज से लाने में जो भी खर्चा होता है, बिल होता है जो, उसको बिल्टी कहते हैं। ठीक है, जहाजी बिल्टी, बिल ऑफ लैंडिंग। वैसे ही बीजक यानी कि इनवॉइस, प्रवेश बिल, बिल ऑफ एंट्री, डाक चालान, डॉक चालान, डाक या गोदी अधिपत्र, इंडेंट जो कि ऑर्डर होता है मैंने बताया, विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सामुद्रिक बीमा पत्र, मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बीमा पत्र भी होता है इसमें, ताकि समुद्री मार्ग से आते टाइम कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस के माध्यम से किया जा सके। दर्शनी बिल, बिल ऑफ साइट। ठीक है, सुपुर्दगी आदेश, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीद यानी कि रेलवे रिसिप्ट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दस्तावेज हैं जो कि आयात के उसमें प्रयोग किया जाता है। आयात व्यापार में इन सभी दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे दस्तावेज हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर आपको आयात से संबंधित कोई भी अब इशू नहीं रह गया हो, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। आयात व्यापार क्या होता है, क्या है इसके कार्य विधि। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेझिझक कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल जाए। ठीक है, और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या नोट्स का लिंक भी है, जो भी करना हो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर अगर आपको कोई भी कभी भी कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ टेलीग्राम पे आप मेरे से आसानी से सॉल्यूशन पा सकते हो। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके अगले एक्सरसाइज के साथ दोबारा से हाजिर रहूँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, या इसमें कुछ और बेहतर बताना था जो कि तुम्हें समझ में अभी तक नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।